दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के कौन है वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरीज पढ़ रहे थे, तो लास्ट वाले वीडियो में हमने अलाउंसेस का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें मैंने आपको फुली टैक्सेबल अलाउंस और फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस के बारे में बताया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया उसका भी, और उसके पहले जो मैंने सैलरीज की डेफिनेशन डिस्कस करी थी, मीनिंग डिस्कस करी थी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो आप पिछले वीडियो जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। बात करें अगर इस वीडियो की, तो इसमें हम लोग अलाउंसेस का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंस या फिर अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, और इसके अंडर हम लोग बात करेंगे हाउस रेंट अलाउंस की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये वाला एक स्ट्रक्चर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने अलाउंसेस के अंडर में फुली टैक्सेबल अलाउंस और फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, और इसके अंडर में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस की, ठीक है। और इसके बाद अगले वीडियो में फिर हम लोग अदर अलाउंसेस कवर करेंगे। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर आप देख लेंगे, हर वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी लेंदी चैप्टर होता है सैलरीज का, तो एक एक पॉइंट आपका कवर हो, इसलिए मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर एक बनाया हुआ है। अब अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट की देखिए जब हम बात करते हैं, यानी कि पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंस की, तो इसमें 3 तरीके के अलाउंस आपको देखने को मिलते हैं। एक तो देखिए होता है हाउस रेंट अलाउंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और एक लास्ट आता है स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर, जिसमें कि सर्टेन एक्सपेंडिचर आपके जो होंगे वो या तो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए हो सकते हैं या फिर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हो सकते हैं। तो इन दोनों की बात जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग अपने हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं। देखिए जो हाउस रेंट अलाउंस होता है ये कवर होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बात कर रहे हैं पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंस की, तो एग्जेम्प्टेड इनकम आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। एग्जेम्प्टेड इनकम वो इनकम्स होती हैं जो कि टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाती है, मतलब उस पर आपको टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ता है। तो जितनी भी एग्जेम्प्टेड इनकम होती है वो आपकी कवर होती है सेक्शन 10 के अंडर में, सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 10 के अंडर में सारी इनकम दी हुई है, उसी में सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A 10(1) इस तरीके से करके कई सारी सब सेक्शन हम लोगों को दिए गए। उसी में देखिए एक आता है हाउस रेंट अलाउंस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंडर में हम लोगों को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अब ये ध्यान रखिएगा एग्जेम्प्टेड इनकम में आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, इसकी एक सर्टेन लिमिट ही आपकी एग्जेम्प्ट होगी, बाकी पोर्शन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और वही सर्टेन लिमिट जो एग्जेम्प्ट हो रही है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखेंगे, मतलब टैक्सेबल एचआरए की बात करेंगे और देखेंगे कि कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एचआरए की मीनिंग क्या होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउंस ग्रांटेड टू एन एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर to meet expenditures incurred on the payment of rent in respect of residential accommodation occupied by him। मतलब जब एक एम्प्लॉय किसी रेंटेड घर में रह रहा है तो वहाँ पर जो उसका रेंट पे खर्चा हो रहा है, तो उस रेंट के खर्चे को कंपेंसेट करने के लिए ये हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। तो हाउस रेंट अलाउंस किस लिए मिलता है? जब एक एम्प्लॉय किसी रेंटेड घर में रह रहा होता है, वहाँ पर वो रेंट पे कर रहा होता है, तो उस रेंट पे जो उसका खर्चा हो रहा है उससे कंपेंसेट करने के लिए ये हाउस रेंट अलाउंस उसका एम्प्लॉयर उसको देता है। तो ये हो जाता है हाउस रेंट अलाउंस। अब दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखिएगा कि हाउस रेंट अलाउंस अगर पॉलिसी में उसकी कंपनी की है तो वो सारे एम्प्लॉयज़ को मिलता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ पर रह रहा है, चाहे वो अपने घर में रह रहा हो चाहे वो रेंटेड घर में रह रहा हो, उसको वो मिलेगा ही मिलेगा। बात यहाँ पर टैक्सेबिलिटी की होती है, तो वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब ये जो एग्जेम्पशन की लिमिट है जो हाउस रेंट अलाउंस में भी मैंने आपसे कहा कि इसका कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट हो जाता है, कुछ पोर्शन इसका टैक्सेबल होता है। तो जो पोर्शन इसका एग्जेम्प्ट होता है उसकी लिमिट हमको बताई गई है रूल 2A के अंडर में, ठीक है। रूल 2A आपका जो है वो लिमिट बताता है कि कितना पोर्शन आपके एचआरए का एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पर इसने ये बोला है कि जो ये नीचे दिए गए इनमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? सबसे पहला एचआरए एक्चुअली रिसीव, जो एक्चुअल में एचआरए रिसीव किया गया है। इसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी को यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि यहाँ पर सैलरी की डेफिनेशन अलग होती। अब अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको फुली टैक्सेबल और फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस के बारे में बताया था, तो फुली टैक्सेबल अलाउंस में वहाँ पर हम लोगों का एक डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे आया था। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एचआरए की बात भी मैंने वहाँ पर आपसे की थी। तो एचआरए में क्या होता है, डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे ये दोनों ही ऐड होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ में। तो वो कंडीशन अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो इसके बाद देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमसे बोल रहा है 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी या फिर 40% ऑफ सैलरी। तो 50% सैलरी का कब होगा? जब जो एकोमोडेशन है वो सिचुएटेड कहाँ पर हो, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई, ठीक है। इनके अलावा किसी और में होता है तो 40%। तो 3 कंडीशन है यहाँ पर अगर आप ध्यान दें।
एक तो HRA रिसीव जो किया वो, ठीक है, जो HRA रिसीव किया गया वो, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या फिर 50% ऑफ सैलरी अगर जो एकोमोडेशन है वो सिचुएटेड है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई, और इनके अलावा किसी में है तो 40% ऑफ सैलरी। तो ये 3 कंडीशन में से जो भी लीस्ट होगा वही हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है HRA के अंडर में। इसके बाद अगर आपको टैक्सेबल HRA निकालना तो वो आप कैसे निकालेंगे? जो HRA आपने रिसीव किया माइनस जितना पोर्शन आपका एग्जेम्प्ट हो गया, एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट है इन तीनों में से जो लीस्ट होगा वही हमारा एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो एग्जेम्प्ट वाला HRA आपको यहाँ से मिल गया, रिसीव वाला आपको और जिसमें क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, तो आप जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको टैक्सेबल HRA वहाँ पर मिल जाता है। अब इसके बाद देखिए, ये अभी मैंने आपसे कहा था कि HRA जो है वो अगर कंपनी की पॉलिसी में दिया गया है तो वो हर एक एम्प्लॉय को दिया जाएगा, इरिस्पेक्टिव कि वो कहाँ पर रह रहा है, चाहे अपने घर में रह रहा हो, चाहे रिलेटिव के घर में रह रहा हो, चाहे कहीं पे भी रह रहा हो। तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉय मान लीजिए अपने घर में रह रहा है, ठीक है, अगर वो अपने घर में रह रहा है तो उसको कोई रेंट नहीं देना, या फिर मान लीजिए अगर वो किसी रिलेटिव के घर में रह रहा है तो वहाँ पर अगर वो रेंट नहीं पे कर रहा है, तो कभी भी एम्प्लॉय ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पर उसको रेंट नहीं देना, या फिर वो अपने घर में रह रहा है, तो उस केस में जो HRA वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, उस केस में जो HRA वो रिसीव कर रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। उस केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, अगर वो अपने घर में रह रहा है या फिर वो किसी ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पर उसको अपना रेंट नहीं पे करना पड़ रहा है, तो वो पूरा का पूरा उसका जो HRA है वो पूरा एग्जेम्प्ट वहाँ पर टैक्सेबल हो जाता है, कोई भी पोर्शन वहाँ पर एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो यही मैं आपको वहाँ पर बताना चाह रहा था। इसके बाद लास्ट हम लोग देख लेते हैं सैलरी की डेफिनेशन। यहाँ पर देखिए हर जगह पे मैंने सैलरी को अंडरलाइन किया है। तो सैलरी का मतलब क्या होता है हाउस रेंट अलाउंस में? सबसे पहले तो सैलरी जब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी तो आप उसमें ऐड करेंगे सबसे पहले बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी के साथ में आप यहाँ पर ऐड करेंगे डियरनेस अलाउंस। अब डियरनेस अलाउंस मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दिया हो या फिर एज अ पार्ट ऑफ सैलरी दिया हो तभी वो ऐड होता है, अदरवाइज वो ऐड यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन डियरनेस पे के लिए मैंने आपको ये बताया था कि डियरनेस पे क्या होता है, जैसे ये वाला डियरनेस अलाउंस है मान लीजिए, तो इस डियरनेस अलाउंस का अगर इतना पार्ट कन्वर्ट कर दिया जाता है डियरनेस पे में तो ये क्या बन जाता है, पार्ट ऑफ सैलरी बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए पार्ट ऑफ सैलरी दिया हुआ है, तो डियरनेस अलाउंस जब भी पार्ट ऑफ सैलरी होगा तो वो ऐड हो जाएगा। डियरनेस पे क्योंकि वो खुद ही में पार्ट ऑफ सैलरी है तो वो हमेशा ऐड होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज। तो डियरनेस अलाउंस आप तब ऐड करेंगे जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया हो इट इज गिवन एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, तभी आप उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज आप उसको ऐड नहीं करेंगे। डियरनेस पे अगर दिया है तो बिंदास उसको ऐड कर दीजिए, उसमें कोई भी कंडीशन आपको नहीं देखनी। कमीशन के केस में, कमीशन अगर बेस्ड है फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर के ऊपर अगर फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से दी जा रही है तभी ऐड होगा। अगर आपको उसमें एब्सोल्यूट टर्म्स में दिया गया कि 2000-3000 रुपये, तब आप उसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि सैलरी कैलकुलेट करते टाइम HRA की बेसिक सैलरी ऐड होगी, डियरनेस अलाउंस ऐड होगा तब जब वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में हो या फिर पार्ट ऑफ सैलरी हो। अगर डियरनेस पे दिया है तो वो ऑलवेज ऐड होगा। कमीशन तभी ऐड होगा जब वो परसेंटेज में दिया हो, ठीक है, फिक्स परसेंटेज और टर्नओवर दिया हो। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि HRA की मीनिंग क्या होती है, एग्जेम्प्टेड किस सेक्शन के अंडर में होता है, कौन सा रूल जो है वो इसकी लिमिट बताता है, कितना पोर्शन इसका एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल HRA कैसे कैलकुलेट करते हैं और सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके। अब देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं मिस्टर राहुल रिसाइड्स इन कानपुर, ही गेट्स अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹2 लाख, ठीक है, साल में इनको 2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है। डियरनेस पे 2 लाख रुपए का मिल रहा है साल में, HRA इनको मिल रहा है 1.5 लाख रुपए का साल में। ही पेज अ रेंट ऑफ ₹1,80,000 पर एनम। तो अब आपको यहाँ पर बोला है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ HRA एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब एक रूल आप बना लीजिए, जब भी आपको HRA का क्वेश्चन करना है सबसे पहले आप सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सैलरी को आप कैलकुलेट करेंगे तो सैलरी आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसमें ऐड होगी बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी आपकी कितनी दी हुई है, 2 लाख रुपए, तो बेसिक सैलरी हो गई 2 लाख रुपए। इसके बाद डियरनेस अलाउंस है कहीं पे नहीं है, डियरनेस पे हमेशा ऐड होगा, तो डियरनेस पे हमारा ऐड होगा DP, तो DP कितना है 2 लाख रुपए, तो ये DP हो गया। इसके बाद कमीशन कहीं पे दी हुई है, नहीं दी है, तो बस यहीं पर बात खत्म। तो सैलरी हमारी कितनी निकल आई, 2 लाख और प्लस 2 लाख 4 लाख रुपए, तो ये हो गई सैलरी। अब इसके बाद हम लोग कंडीशन निकालेंगे कि एग्जेम्प्ट कितना होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्प्ट में यहाँ पर जो लीस्ट होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा अगर इसको लिखने बैठूंगा। तो लीस्ट में पहला पॉइंट HRA एक्चुअली रिसीव्ड, कितना HRA वो रिसीव कर रहा है, कितना HRA रिसीव कर रहा है, ये 1.5 लाख रुपए, तो ये 1.5 लाख रुपए यहाँ पर आ गया 1,50,000। इसके बाद
सेकेंड पॉइंट में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट कितना पे किया उसने, रेंट उसने पे किया है 1,80,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 1,80,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 10% इसका 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपए का 10% मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 40,000 रुपये में, ठीक है, ये हो जाएगा 40,000 रुपये। तो 1,80,000 माइनस 40,000, तो ये निकल के आएगा 1,40,000। इसके बाद तीसरा पॉइंट, अब देखिए घर कहाँ पर है, जहाँ पर वो रह रहे हैं वो कानपुर में, तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इनमें 50% लिया जाएगा, इनके अलावा किसी में भी है तो सीधे सीधे 40%। तो 40% 4 लाख का, तो 40% 4 लाख का कितना हो जाता है, 1,60,000, तो ये हो जाएगा 1,60,000। अब इन तीनों में देखिए लीस्ट कौन सा है, 1,50,000, 1,40,000 और 1,60,000, तो सीधी सी बात है कि 1,40,000। तो एग्जाम्ट कितना हो जाएगा, एग्जाम्ट हो जाएगा हमारा 1,40,000, ये हमारा एग्जाम्ट हो गया। अब एग्जाम्ट अगर ये हुआ तो ये तो आंसर निकल आया। मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि टैक्सेबल एचआरए बताओ, तो टैक्सेबल एचआरए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, कितना एचआरए आपने रिसीव किया था 1,50,000 का, माइनस 1,40,000 एग्जाम्ट हो गया, तो कितना टैक्स, कितने पे टैक्स देना पड़ेगा, 10,000 रुपये पे, मतलब 1,50,000 आपने रिसीव किया, 1,40,000 उसमें से एग्जाम्ट हो गया, इस पर टैक्स नहीं देना, तो कितने पे टैक्स देना है, 10,000 रुपये पे, ठीक है। तो ये टैक्सेबल एचआरए हो गया, ये हमारा एग्जेम्प्टेड एचआरए हो गया। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं एचआरए को। सेकंड क्वेश्चन में अगर देखें तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, बेसिक पे ₹20,000 पर मंथ, डियरनेस पे 10% ऑफ बेसिक पे, इसके बाद कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर इज 1,20,000 फॉर द होल ईयर, हाउस रेंट अलाउंस दिया 5,000 रुपीज़ पर मंथ, एक्चुअल रेंट पेड बाय द असेसी इज 4,000 रुपीज़ पर मंथ, हाउस इज सिचुएटेड इन आगरा, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस विच शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम अंडर द हेड सैलरीज। तो मतलब आपसे टैक्सेबल एचआरए को निकालने के लिए यहाँ पर बोल रहा है वो, क्योंकि देखिए वही एचआरए हमारा सैलरी में ऐड होगा जो कि टैक्सेबल होगा। यहाँ पर हमको ये नहीं देखना है कि उसको कितना पोर्शन मिल रहा है, कितना सैलरी उसको मिल रही है एम्प्लॉय को, हमको ये देखना है कि जो उसको सैलरी मिल रही है उसमें से कितनी टैक्सेबल सैलरी है। तो हमको बस ये देखना है कि टैक्सेबल सैलरी कितनी है, तो उसी में टैक्सेबल एचआरए हम लोग ऐड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पर मंथ में दिया है, तो हमेशा आप क्या करिएगा कि जो एचआरए आप निकाल रहे हो आप उसको हमेशा एनुअल बेसिस पे ही निकाल लीजिए। मतलब अगर क्वेश्चन में सारी चीज़ें मंथली पे दी हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो कमीशन दी गई है हम लोगों को एनुअल बेसिस पे दी गई, तो इसलिए हम क्या करते हैं सारी को जितने भी ये हमको दिए गए हैं बेसिक पे, ये डियरनेस पे, तो इन सबको हम लोग साल में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब ईयरली बेसिस पे कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपका क्या काम क्या होगा, सैलरी को निकालना। तो सैलरी आप कैसे निकालते हो, सैलरी निकलेगी हमारी, एक तो देखिए बेसिक सैलरी कितनी है 20,000 रुपीज़ पर मंथ, तो 20,000 अगर पर मंथ है तो साल की कितनी होगी 12 इंटू 20,000, तो ये हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, इसके बाद डियरनेस अलाउंस कहीं पे दिया है, नहीं दिया है। डियरनेस पे देखिए दिया हुआ है, डियरनेस पे हमको दिया है कि 10% ऑफ बेसिक पे, तो डियरनेस पे कितना हो जाएगा हमारा 10% ऑफ बेसिक पे, यानी कि 2,40,000 का 10%, तो ये हो जाएगा कितना 24,000। इसके बाद देखिए कहीं पे कमीशन दी हुई है, तो हाँ कमीशन दी गई है, ये देखिए कमीशन दी हुई है हम लोगों को। अब देखिए कमीशन में ये देखिए कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, और यहाँ पर आपको एक अमाउंट दे दिया। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि कमीशन आप तभी ऐड करेंगे जब वो परसेंटेज में दिया हो एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तो यहाँ पर परसेंटेज में तो नहीं दिया, यहाँ पर हमको अमाउंट में दे दिया, लेकिन उन्होंने साथ में ये बोल दिया है कि ये हम ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दे रहे हैं, मतलब उन्होंने परसेंटेज पे कैलकुलेट करके आपको अमाउंट दे दिया। तो कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर हमको दिया गया 1,20,000 रुपये पूरे साल का, तो ये हमारे क्या होगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि कमीशन क्या दिया है फिक्स परसेंटेज के हिसाब से दिया है, तो कमीशन हम ऐड करेंगे। तो कमीशन कितना हो जाएगा 1,20,000, तो 1,20,000 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2,40,000 प्लस 24,000 प्लस 1,20,000, तो ये निकल के आएगा 3,84,000। तो 3,84,000 हमारी सैलरी हो गई। अब इसके बाद एग्जाम्प्ट वाला पार्ट कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जाम में सबसे पहला क्या हो जाएगा एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, कितना एचआरए रिसीव किया उसने 5,000 रुपये पर मंथ, तो 5,000 रुपये पर मंथ अगर रिसीव करा है तो साल का कितना हो गया 12 इंटू 5,000, तो ये हो जाएगा 60,000। इसके बाद सेकेंड पॉइंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट कितना पे किया उसने, एक्चुअल रेंट पेड बाय द असेसी इज 4,000 रुपीज़ पर मंथ, तो 4,000 रुपये महीने का है, तो साल का कितना हो जाएगा 48,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 10% इसका, तो ये कितना हो जाएगा 38,400।
तो 48,000 माइनस 38,400, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 9,600, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 9,600। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट में क्या होता है, घर कहाँ पर सिचुएटेड है, आगरा में, ठीक है, आगरा में अगर है तो 40%, तो 40% ये 3,84,000 का, तो 40% ऑफ 3,84,000 हमारा निकलेगा 15,360 रुपीज़। अब इन तीनों में देखिए लीस्ट कौन सा है, लीस्ट हमारा 9,600 रुपये, तो ये तो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। अब ये अगर एग्जेम्प्ट हो गया तो टैक्सेबल एचआरए कितना निकलेगा, टैक्सेबल एचआरए, तो टैक्सेबल एचआरए हो जाएगा एक्चुअल रिसीव्ड यानी कि 60,000 माइनस जो एग्जेम्प्ट हो गया यानी कि 9,600, तो ये निकल के आएगा ₹50,400। तो इतना पोर्शन जो है वो टैक्सेबल होगा, मतलब इस ये 50,400 को हम लोग अपनी टैक्सेबल सैलरी में ऐड करने वाले हैं, इस पर हम लोगों को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोले, बेसिक पे 20,000 रुपीज़ पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 10% ऑफ द बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस 2,000 रुपीज़ पर मंथ, एक्चुअल रेंट पेड बाय द सेसीज 5,000 रुपीज़ पर मंथ। हाउस इज सिचुएटेड इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में घर सिचुएटेड है। फाइंड आउट द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सैलरी कैलकुलेट करिए, तो सैलरी आपकी हो जाएगी, एक तो देखिए बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है 20,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, साल में, तो 20,000 रुपीज़ पर मंथ यानी कि साल का कितना हो गया 2,40,000 रुपये, 2,40,000। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है लेकिन वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी दिया है। अब यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि अगर 10% ऑफ बेसिक पे आपको दिया है तो ये पार्ट ऑफ सैलरी आपका बन जाता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डियरनेस अलाउंस जब भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर में होता है या फिर पार्ट ऑफ सैलरी होता है तो वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में आपको मेंशन करके देते हैं दैट डियरनेस अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ सैलरी या इट इज गिवन एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नहीं दिया है तो आप डियरनेस अलाउंस को कभी भी ऐड यहाँ पर नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर हमने डियरनेस पे दिया था 10% ऑफ बेसिक पे, तो डियरनेस पे देखिए हमारा हमेशा आता है, डीएनएस पे मैंने आपसे क्या कहा था कि हमेशा ऐड होगा, तो इसमें कुछ भी दिया हो 10% ऑफ बेसिक पे दे दे, कमीशन दे दे, कुछ भी दे दे, हमें उससे मतलब नहीं। डीएनएस पे हमेशा ऐड होगा, डीएनएस अलाउंस तभी ऐड होगा जब क्वेश्चन हमसे बोलेगा इट इज गिवन एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। तो ये हमारा, अब देखिए डीएनएस पे डीएनएस अलाउंस दिया वो 10% ऑफ बेसिक पे दिए, हमें से कोई मतलब ही नहीं है तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। हाउस रेंट अलाउंस देखिए कितना दिया है 2,000 रुपीज़ पर मंथ, कमीशन कहीं दिए नहीं दिए, तो बस इतना ही हम लोगों को करना है, यानी कि 2,40,000 हमारा क्या हो जाएगा, सैलरी यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। अब एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहला पॉइंट आपका हो जाएगा एचआरए एक्चुअली रिसीव, कितना एचआरए रिसीव किया है 2,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, 2,000 रुपये पर मंथ है यानी कि साल का कितना हो गया 24,000 रुपये। इसके बाद सेकंड पॉइंट में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट इसने कितना पे किया, एक्चुअल रेंट पेड बाय द सेसीज 5,000 पर मंथ, 5,000 रुपये महीने का यानी कि साल का कितना हो जाएगा 60,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 10% सैलरी का यानी कि 2,40,000 रुपये का 10%, तो ये कितना हो जाएगा 24,000। तो 24,000 और 60,000 इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 36,000, तो ये 36,000 हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, घर कहाँ पे सिचुएटेड है, दिल्ली में, तो दिल्ली में अगर सिचुएटेड है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 50% सैलरी का, तो तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे 50% ऑफ 2,40,000 यानी कि 1,20,000, तो ये हो जाएगा 1,20,000। अब इन तीनों में देखिए लीस्ट कौन सा है, लीस्ट इसमें से 24,000, तो 24,000 क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल एचआरए आपसे पूछूं मैं, तो टैक्सेबल एचआरए आप कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा आपका 24,000 जो रिसीव किया गया माइनस जो एग्जेम्प्ट हो गया 24,000, तो 24,000 माइनस 24,000, तो जीरो लिखने की जगह पे हम लोग इनकम टैक्स में हमेशा यहाँ पर नील लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आप, वैसे होगा तो नहीं लेकिन 24,000 माइनस 30,000 होता, तो जब भी नेगेटिव फिगर भी आ रही है, अगर इनकम टैक्स में आपकी नेगेटिव फिगर भी आ रही है तो उसको आप नील लिखते हो। ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए आपकी इनकम आ रही है 2 लाख रुपये, ठीक है, और आप डिडक्शन अगर क्लेम करके आपका जो हो जाता है 2,50,000 रुपये, तो ये माइनस करते हो आप, तो माइनस 50,000 रुपये ऐसे नहीं लिखा जाता इनकम टैक्स में कभी भी, आप इसको यहाँ पर नील लिख देते हो, ठीक है, नील लिख देते हो, या माइनस फिगर नहीं लिखते हम लोग। तो ये इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपना एचआरए का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप आपका नील हो गया, इसका मतलब कि कोई भी पोर्शन आपको किसी भी अमाउंट पे टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 24,000 आपको मिला, इतना ही आपका एग्जाम्प्ट हो गया, तो किस पे टैक्स दोगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एचआरए कैलकुलेट करना सीख लिया। एक चीज़ का अच्छा और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डीएनएस अलाउंस हम लोगों को ये तो दे दिया, मान लीजिए डीएनएस अलाउंस ऐसे करके दे देता, ठीक है, डीएनएस अलाउंस इज इक्वल्स टू
10,000 और यहाँ पर दे दिया 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, थोड़ा समझ लीजिएगा इसको। 60% फ्रॉम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो इस तरीके से अगर दिया तो 10,000 रिसीव हो, उसमें से 60% जो है वही उसका सैलरी का पार्ट बनेगा। तो इसका मतलब हम लोग जब सैलरी को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम लोग 60% ही कैलकुलेट करेंगे। मतलब 10,000 का 60% कितना हो गया? 6,000 रुपये। तो ये 6,000 रुपये हम लोग वही सैलरी का जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम लोग इसी को ऐड करेंगे, इस 10,000 को नहीं ऐड करेंगे। तो जितना पोर्शन उसका डियरनेस अलाउंस का फॉर्म कर रहा हो हमारे पार्ट ऑफ सैलरी को, उतना ही पोर्शन हम लोग वहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन जो आपकी वो होगी ये HC मल्होत्रा, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके के। कोई भी तरीके का डाउट अगर आपको होता है वहाँ पर तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी अगर इस वीडियो में भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।